1980 के दशक में अमेरिका के और क्यूबा के रिश्ते ख़राब हुआ करते थे। ख़राब इसलिए भी थे क्योंकि क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश था और अमेरिका जो है उसी के बैकयार्ड में ये कम्युनिस्ट देश रशिया का एक बैकयार्ड बना हुआ था जो कि अमेरिका में ऑपरेशंस रन करता था। रशिया क्यूबा का प्रयोग करके अमेरिका में ड्रग ट्रेड को बढ़ावा देती थी। अमेरिका इंटरनेशनल संस्थाओं से दबाव डालकर, अपनी ही सरकार का दबाव डालकर क्यूबा की सरकार को ये बात बार बार बुलवाती थी कि आप इन ड्रग पेडलर्स को, जो रशियंस हैं, इनको पकड़िए। क्यूबा उस दबाव में आकर इन ड्रग पेडलर्स को पकड़ती भी थी, लेकिन जब ये ड्रग पेडलर्स जेल में जाते थे तो इनका जेल में नेटवर्क और बड़ा हो जाता था। इस कारण से 1980 में एक बार की बात है कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ये एक रणनीति बनाई और उसने ये सोचा कि क्यों ना इस जेल के नेटवर्क को तोड़ा जाए। उन्होंने एक एनालिसिस करके ये देखा कि जेल में जो कैदियों को खाना दिया जाता है उस खाने में अक्सर चिकन का प्रयोग किया जाता है और तीनों टाइम चिकन दिया जाता है। हमारे यहाँ जैसे दाल कॉमन है, चावल कॉमन है, उसी तरीके से इन बाहर के देशों में चिकन का कंजम्पशन कॉमन है। अमेरिका की CIA ने देखा कि ये जो चिकन है ये जेल के आसपास के इलाकों में ही इस चिकन को ब्रीड किया जाता है और उन्हीं फार्म्स से वो ब्रीड किया हुआ चिकन प्रोक्योर करके जेल में कैदियों को खिलाया जाता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ऑपरेशन रन किया। उस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने ये जो चिकन के फार्म्स थे जहाँ पर इन चिकन को ब्रीड किया जाता था, वहाँ पर एक ऐसा पॉइजनस एजेंट मिलाया उस दाने में जिस दाने को चिकन खाता था। लेकिन वो ब्यूटी ये थी कि उसको मॉडिफाई इस तरीके से किया हुआ था कि जब वो चिकन उस पॉइजनस दाने को खाएगा तो वो चिकन को कोई हार्म नहीं करेगा, लेकिन वो चिकन के अंदर रह जाएगा और जब वो चिकन का कंजम्पशन एक इंसान करेगा तो वो इंसान के अंदर पॉइजनिंग करेगा। और इसी प्रकार से अमेरिका ने कई ऐसे रशियन माफिया लीडर्स, कई ऐसे रशियन गैंगस्टर्स जो उस समय क्यूबा के जेल में थे, ड्रग पेडलर्स जो जेल में थे, उनको पॉइजनिंग करा कर गंभीर हालत में कईयों को तो मार भी दिया। लेकिन हम इस उदाहरण का यहाँ पर साजिद मीर के इस वीडियो से क्या लेना देना, समझदार को इशारा काफ़ी है। साजिद मीर, जिसका जन्म 1976 लाहौर पाकिस्तान में हुआ, ये बंदा 13 साल की उम्र में 1980 के दशक में मरकाज़ उद्दावा वल इरशाद के अंदर गया और वहाँ पर इसने 13 साल की उम्र में मौलाना हाफिज़ सईद के एक दिए गए सरमन को सुना। उस सरमन को सुन के ये इतना प्रभावित हुआ कि 1990 में जब मौलाना हाफिज़ सईद ने लश्कर तैयबा बनाई तो उस समय उसने लश्कर तैयबा ज्वाइन कर ली। लश्कर तैयबा ज्वाइन करने के बाद बहुत समय तक साजिद मीर को लश्कर तैयबा के इंटरनेशनल ऑपरेशन विंग में ही रखा गया। हम जैसा जनरली मानते हैं कि लश्कर तैयबा एक भारत के खिलाफ बनी हुई संस्था है जो केवल भारत के खिलाफ ऑपरेशंस रन करती है, ये एक्चुअल में गलत है, क्योंकि लश्कर तैयबा एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाता अलकायदा से लेके, आईसिस से लेके बाकी सारे इंटरनेशनल संगठनों से है। वो पेरिस से लेकर, बोस्निया से लेकर, चेचनिया से लेकर, अफ़गानिस्तान से लेकर भारत तक ऑपरेट करती है। इंडोनेशिया, मलेशिया में भी लश्कर तैयबा के अपने ब्रांचेस हैं और इसी लार्ज नेटवर्क में वो अपने मैन पावर को रोटेट करती है। साजिद मीर को जब इन्होंने उस समय इंटरनेशनल ऑपरेशंस विंग में डाला तो साजिद मीर ने भी इस इंटरनेशनल एक्सपोजर का फ़ायदा उठाया। लेकिन 2001 में जब 9/11 हुआ तो 9/11 के बाद अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला गया हाफिज़ सईद और लश्कर तैयबा को बंद करने के लिए। उस समय लश्कर तैयबा ने एक नई मुहिम चलाई। उन्होंने ये करा कि उन्होंने जितने भी उसका मैन पावर था उस मैन पावर को लश्कर से निकाल कर धीरे धीरे दूसरे कामों में भटकाना चालू कर दिया। 9/11 के बाद लश्कर तैयबा ने जो सबसे पहला काम हाफिज़ सईद ने किया वो ये किया कि उसने साजिद मीर को डिप्यूटी डायरेक्टर फॉरेन ऑपरेशन यूनिट का चीफ बना दिया। फॉरेन ऑपरेशन यूनिट में जब उसको डिप्टी डायरेक्टर की रैंक दी गई, उस समय उसको बोला गया कि आप लश्कर के मिलिट्री चीफ ज़की-उर-रहमान लखवी के अंडर काम करेंगे। 9/11 के बाद 2002 में साजिद मीर और ज़की-उर-रहमान लखवी, जो कि उस समय लश्कर का मिलिट्री चीफ था, इन दोनों के बीच में गहराइयाँ बढ़ी और साजिद मीर ने और ज़की-उर-रहमान लखवी ने मिलकर एक नया निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब हम ऑपरेशंस को सबसे पहली बात यूरोप से निकालकर अमेरिका तक लेके जाते हैं। इस काम में उस समय ओसामा बिन लादेन ने 2002 के समय साजिद मीर, ज़की-उर-रहमान लखवी से एक मीटिंग कर एक
फ्रेंच कन्वर्टेड टू इस्लाम टेररिस्ट जिसका नाम था विली ब्रिजेट, उससे मिलवाया। विली ब्रिजेट एक गोरा व्यक्ति था, फ्रांस का था, तो कोई बंदा उसको पहचान ही नहीं सकता था कि ये भी एक अलकायदा का हार्डकोर टेररिस्ट होगा। ओसामा बिन लादेन ने जब विली ब्रिजेट को डेप्यूट किया कि आप जाकर ज़कीउर रहमान लखवी, जो लश्कर का मिलिट्री चीफ है, साजिद मीर, जिसको डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑपरेशंस यूनिट लश्कर तैयबा बनाया गया है, इसके साथ काम कीजिए, तो ये तीनों लोग, विली ब्रिजेट, साजिद मीर और साथ ही में ज़कीउर रहमान लखवी, इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले पाकिस्तान में मुरीदके के अंदर एक ऑफिस खोला। इस ऑफिस को खोलने के बाद इन तीनों लोगों ने एक निर्णय लिया कि अब हम अमेरिका जाएंगे। आईएसआई ने 2004 में, उस समय 14 अक्टूबर को, साजिद मीर को एक नया पासपोर्ट इशू करा, एक स्यूडो नाम पे। पासपोर्ट का नंबर था KE381676। इस नए फेक पासपोर्ट से साजिद मीर उस समय विली ब्रिजेट के साथ अमेरिका गया। अमेरिका में ये लोग वर्जीनिया गए। वर्जीनिया में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम था योंग की क्वान को रिक्रूट किया। योंग की क्वान जो है वो एक कोरियन आदमी था, और इस कोरियन आदमी को रिक्रूट करने का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि ये कोरियन आदमी योंग की क्वान उस समय अलकायदा का बहुत बड़ा सिंपैथाइज़र था। जैसे ही ये हुआ, इन्होंने एक प्लान बनाया कि अब हम ऑपरेशंस को और एनलार्ज कैसे करें। उस ऑपरेशन के एनलार्जमेंट में योंग की क्वान ने एक बात ये बोली कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट का बेटा है, वो हमारी मदद कर सकता है। और एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो उस समय अमेरिका में था, उसका नाम था सैयद सलीम गिलानी। सैयद सलीम गिलानी का जो बेटा था उसका नाम था दाऊद सैयद गिलानी। दाऊद सैयद गिलानी उस समय योंग की क्वान का दोस्त होने के नाते साजिद मीर से मिला। साजिद मीर से मिलने के बाद वर्जीनिया में उसी समय एक निर्णय लिया गया कि भाई हम लोग दाऊद सैयद गिलानी को रिक्रूट करेंगे और इसको इस्तेमाल करके भारत भेजेंगे, जहाँ पर ये भारत में कुछ ऑपरेशन रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सबसे पहला काम अब ये था कि क्योंकि दाऊद सैयद गिलानी जो है वो बेसिकली सैयद सलीम गिलानी एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट का बेटा था, तो उसको अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी छुपानी थी। इस प्रोसेस में 2005 के आसपास ऐसा बोला जाता है कि उस समय दाऊद सैयद गिलानी ने पेंसिल्वेनिया अमेरिका में एक नाम चेंज करने की एप्लीकेशन दी, और उसने अपना नाम चेंज कर दाऊद सैयद गिलानी से डेविड कोलमैन हेडली रख लिया। अब डेविड कोलमैन हेडली रखने के बाद साजिद मीर उसको पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तान ले आया। पाकिस्तान में लाकर उसकी मुलाकात करवाई गई अब्दुल रहमान हाशिम पाशा से। अब्दुल रहमान हाशिम पाशा उस समय आईएसआई का एक ऐसा अधिकारी था जो मेजर इकबाल के साथ इंडिया में ऑपरेशंस रन कर रहा था। पाशा ने और इकबाल ने, ये जो दोनों आईएसआई के ऑफिसर्स थे, इन्होंने डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सैयद गिलानी को रिक्रूट कर साजिद मीर के बिहाफ पर इन दोनों को बोला कि अब आप कुछ भारत में बड़ा करने का सोचिए। इसके बाद $25,000 कैश मेजर इकबाल ने डेविड कोलमैन हेडली को दिया, यानी कि जो कि एक दाऊद सैयद गिलानी पाकिस्तानी ही था, और क्योंकि वो एक अमेरिकन दिखने वाला था तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी आइडेंटिटी को बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से कंसील कर लेता था। $25,000 लेकर डेविड कोलमैन हेडली 2005 में भारत आया। भारत आकर उसने सबसे पहले यहाँ पर बिल्डिंगों के सर्वे किए। मुंबई गया। मुंबई में जाकर उसने ताज होटल से लेकर बाकी जितने भी ज्यूइश स्पॉट्स थे उन सारी जगहों को उसने बहुत अच्छे तरीके से जांचा पड़ताला, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले। ताज होटल में डेविड कोलमैन हेडली बहुत बार जाता था, और यही डेविड कोलमैन हेडली जब ताज होटल जाता था मुंबई के, तो वहाँ पर राहुल भट्ट, जो कि महेश भट्ट का बेटा है, इससे उसकी मुलाकात हुई, और इन दोनों ने एक बड़ी गहरी दोस्ती भी हुई। और वो दोस्ती कुछ ऐसी हुई कि ताज होटल में जितनी भी पार्टियाँ होती थीं, जिन पार्टियों को महेश भट्ट या राहुल भट्ट या कोई भी बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइज करता था, उन पार्टियों में डेविड कोलमैन हेडली का प्रेजेंस होता था। और वो सारा इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदर करके मेजर इकबाल जो आईएसआई के थे और अब्दुल रहमान हाशिम पाशा
जो कि पाकिस्तान आर्मी में एक बड़ा सीनियर अफसर जो ISI में डिप्यूटेड था, इन दोनों को डे टू डे लेवल पे पहुंचाई जाती थी। इसके बाद जब ये सारे कोऑर्डिनेट्स की प्लानिंग हो गई तो डेविड कोलमैन हेडली मुंबई से दुबई जाता है, दुबई से फ़्लाइट लेकर लाहौर जाता है। लाहौर जाकर साजिद मीर के साथ बैठकर ये 26/11 के पूरे एपिसोड को प्लॉट करता है। वहाँ से बैठकर जब ये 26/11 के पूरे एपिसोड को प्लॉट करता है तो उस समय 26/11 की एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है। 26/11 की एक्टिविटी का एक एक लाइव मॉनिटरिंग जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इंटरसेप्ट किया, वो ये पाया कि इसकी एक एक पल की खबर की मॉनिटरिंग मुरीद के पाकिस्तान में बैठकर, लाहौर में बैठकर साजिद मीर और डेविड कोलमैन हेडली दोनों को लाइव दी जा रही थी। और तो और 5 अगस्त 2009 को 26/11 को अंजाम देने के बाद डेविड कोलमैन हेडली वहाँ से फिर से अमेरिका चला गया। उस समय जब वो अमेरिका पहुँचा तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, खास करके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अमेरिका को ये बात बताई कि आपकी टेरिटरी में अटलांटा में ये बंदा आया है जिसने 26/11 को प्लॉट किया था साजिद मीर के साथ, तो आप इसको पकड़िए। उन्होंने पकड़ा भी और उस समय रॉ की एक टीम भारत से भी गई थी जिसने जाकर डेविड कोलमैन हेडली का इंटेरोगेशन भी किया। और उस इंटेरोगेशन में डेविड कोलमैन हेडली ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि अब्दुल रहमान हाशिम पाशा, मेजर इकबाल और इसके साथ साथ साजिद मीर, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे 26/11 के प्रोसेस में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि 2009 में इस इंटेरोगेशन के बाद से लेके आज तक हम लोगों ने कई बार डेविड कोलमैन हेडली का इंटेरोगेशन किया, NIA की टीमों ने भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि आज तक डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट करके भारत नहीं देता है। और ये वही अमेरिका है जो भारत के साथ दोगलापन करता है सुबह से रात, पूरे वर्ल्ड में ये बातें करता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, और अपनी ही टेरिटरी में गुप्तवंत सिंह पन्नू जैसा आदमी हो जो कि खालिस्तान का मूवमेंट सिख फॉर जस्टिस चला रहा हो, या फिर डेविड कोलमैन हेडली हो जिसने 26/11 जैसे आतंकी इंसिडेंट को अंजाम दिया, इन लोगों को वो पनाह दे के रखता है। साजिद मीर, क्योंकि हम लोगों को डेविड कोलमैन हेडली ने बता दिया था कि वो पाकिस्तान में है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी तरीके से इस बंदे को न्यूट्रलाइज किया जाए। और हाल ही में जो ये खबर आई है पाकिस्तान से कि इस बंदे को किसी प्रकार की पॉइजनिंग हो गई, और पॉइजनिंग के बाद ये बंदा जो है किसी अननोन पर्सन के पॉइजनिंग के कारण अब इसको जो है ISI ने एक हेलीकॉप्टर में ले जाकर इस्लामाबाद लेकर एक बड़े अस्पताल में इसका इलाज चलाया जा रहा है। उससे ये बात तो तय होती है कि आने वाले समय में इन लोगों को चुन चुन कर एक एक कर कर मार के भगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवाय और कोई विकल्प बचा नहीं है। तो आई होप कि ये जो अभी हाल ही में इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, जिसके बारे में सरप्राइजिंग है कि हमारी मीडिया ने कुछ बहुत बड़ी चर्चा की नहीं, ये चीज़ और ये बंदा, इसका पूरा गेम प्लान आपको अब क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।